हेलो नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखो सीरीज़ में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी होगी क्लास नंबर 9। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी कि कौन कौन से भाव होते हैं, किस तरीके के भाव होते हैं, कितनी राशियां होती हैं, उन राशियों का स्वामित्व या लॉर्डशिप किसके पास है। फिर हमने सभी 12 हाउसेज या 12 भावों के कार्यकत्व के बारे में बात की। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो हमें सभी भावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा भाव किस काम आता है, हमें किस चीज़ को देखना है तो किस भाव का यूज़ करना है। अब केवल भाव देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशंस है 3 चीज़ों का। 12 भाव, 9 प्लैनेट या ग्रह और 12 राशियाँ, इन सभी से मिलकर पूरा ज्योतिष बनता है। तब जब हमने 12 भावों की बात की थी, अब हम ग्रहों के कार्यकत्व की बात करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं। सभी 12 भावों के कार्यकत्व और या सिग्निफिकेशंस, सभी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस भी आपको याद होने चाहिए, तब भी आप एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ पाओगे। और ये हमेशा याद रखने वाली बात है, तो उसे नोट करें और रोजाना याद करें। तो सबसे पहले 12 जो 9 ग्रह हैं, नवग्रह जिन्हें बोलते हैं, उनमें सभी ग्रहों का राजा या किंग सन होता है। तो सबसे पहले हम सन और सूर्य के कार्यकत्वों की बात करेंगे। सूर्य एक्चुअली किंग है, राजा है, रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। हीट या गर्मी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। पावर या ताकत भी इसी से पता चलती है। राज सिंहासन को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। फिर फादर या पिता का, ये परमानेंट कारक है आपका। फादर जब भी आपको देखना है, या फादर जैसे फादरली फिगर, बड़े लोग जो आपको देखने हैं जिन्हें आप फादर जैसा देखते हो, तो उन्हें भी हम सन या सूर्य से ही देखेंगे। स्पिरिचुअल थ्रस्ट, आपका स्पिरिचुअलिटी के धर्म की तरफ कैसा लगाव है, वो भी सूर्य से ही पता चलेगा। आत्मा का कारक होता है एक्चुअली ये। शिव जी की साधना करनी है तो वो भी सन से पता चलेगा। जिन लोगों का सन या सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है, वो शिव जी की साधना में लीन होते हैं। अंगों में, आपके शरीर के अंगों में आई साइट को रिप्रेजेंट करता है, आई को भी रिप्रेजेंट करता है। हार्ट, दिल को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये आपके बोन्स, हड्डियों को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करेगा। बाल्डनेस, सूर्य जिन लोगों की लग्न में होता है, जनरली वो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा भी कॉम्बिनेशन देखा गया है। ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट प्लैनेट होता है 9 प्लैनेट्स में, क्योंकि ये पूरे आपके नवग्रहों का किंग भी माना जाता है। ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य यदि कमज़ोर हो तो आपको यदि कहीं पावर भी मिल जाती है तो अथॉरिटी नहीं मिलती। आप देखते हो कई लोग बहुत बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, मगर उनकी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। इसका मतलब उनका सूर्य स्ट्रोंग नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट की। 2 प्लैनेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, सन को मैंने किंग बताया था और क्वीन या रानी मून को बताया था। अब हम रानी की बात करेंगे। जो प्लैनेटरी सिस्टम का किंग है सन, उसकी बात की थी। अब उसकी क्वीन रानी की बात करेंगे। तो रानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई जगह पर सन जहाँ पर, मून जहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसे लग्न भी माना जाता है, जिसे हम राशि कहते हैं। तो वो भी मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो सन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उसी तरीके से मून भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी में माइंड से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आपका शरीर कमज़ोर है तो चल जाएगा, मगर यदि माइंड कमज़ोर है, स्टेबल नहीं है, तो काम नहीं चलने वाला है। तो माइंड की स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम मून को रिप्रेजेंट करते हैं। इमोशंस, आपके अंदर कैसे इमोशंस हैं, किस बात का आपके ऊपर कितना असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो भी मून पर डिपेंड करेगा। जैसे सूर्य पिता का कारक है, मून माँ या मदर का परमानेंट कारक होता है। आपको कुंडली में मदर की स्थिति देखनी है तो हमें मून की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि मदर का कारक मून है। मून जब पीड़ित होता है तो माँ भी पीड़ित होगी। ये एक सॉफ्ट प्लैनेट है।
नरम दिल प्लेनेट है, इसलिए लव, प्यार और पीस ऑफ माइंड को भी ये रिप्रेजेंट करता है, और आपकी पॉजिटिव या सकारात्मक सोच को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। आपकी कुंडली के अंदर मून कैसा है, उससे आपकी सोच पता चलेगी कि आपकी सोच नकारात्मक है या सकारात्मक है। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, ऐसे व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमेशा मूव करता है। किसी भी चीज़ के बारे में वो उसकी नेगेटिव साइड को देखेगा, पॉजिटिव साइड को नहीं देखेगा। फर्दर, यदि मून वीक हो बर्थ चार्ट के अंदर, कमजोर हो, कमजोर कैसे होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो ऐसे बंदे का फिकल माइंड होता है। फिकल का मतलब वो बात बात पे पलट जाएगा, स्टेबल नहीं होता, विल पावर स्ट्रांग नहीं होती। आज कुछ कमिटमेंट करेगा कि हम ये काम करेंगे और कल उन कमिटमेंट को भूल जाएगा। और कुछ बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा जो आप ऐड कर सकते हो। ये ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है, खूबसूरती को भी रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड तत्व जो भी है उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। वाटर टैंक, जो वाटर टैंक है आपके घर के अंदर, उसको भी मून रिप्रेजेंट करता है। जो कुआं या वेल होते हैं गांवों में, शहरों में तो कुएं होते नहीं हैं, उसको भी यही रिप्रेजेंट करता है। मून या चंद्रमा जो भी सोसाइटी के अंदर इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको लोग मानते हैं कि ये बड़े बुद्धिमान हैं या इंटेलिजेंट हैं, उन्हें भी मून ही रिप्रेजेंट करता है। और गॉडेस, जो महिला देवी देवता हैं, स्त्री देवी देवता है, उन्हें भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से परफ्यूम जितने भी हैं, खुशबू, उसे भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। और मेटल्स में ये सिल्वर मेटल को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ एक मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेशंस यहाँ पे दिए हैं, कुछ एक जो मैंने बताया है उन सभी को आप नोट करके रखें। फर्दर, बॉडी के अंदर अल्सर और इस तरीके की जो भी ट्रबल्स होती हैं उन्हें भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अल्सर्स को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ये लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लड बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट होता है उसको भी मून ही रिप्रेजेंट करेगा। एसिडिटी से रिलेटेड डिजीज लोगों को होती है, तो एसिडिटी से रिलेटेड जो डिजीज होगी उसको भी मून ही रिप्रेजेंट करेगा। और कंडीशन ऑफ मेंटल हेल्थ, आपके दिमाग की हेल्थ की कंडीशन कैसी है, उसको भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। वैराग्य में भी चंद्रमा का रोल होता है। जब शनि का चंद्रमा पर असर हो जाता तो ऐसा व्यक्ति वैराग्य की तरफ आगे बढ़ता है। मार्स और शनि दोनों का यदि असर है तो ऐसा व्यक्ति वैराग्य की तरफ चला जाएगा। शनि और मार्स दोनों का यदि चंद्रमा पर असर आ जाए एक साथ, तो वो उसका सांसारिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा। और वो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मन करता है कि हम सब छोड़ छाड़ कर कहीं जंगल में चले जाएं, तो वो एक्चुअली चंद्रमा पीड़ित होने पर होता है। और वो खास तौर से यदि शनि और मंगल से चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसे लोग वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात की थी जो आपका प्लेनेटरी फैमिली है उसके किंग, राजा और रानी की। अब हम बात करेंगे मार्स। मार्स मीन्स मंगल। मंगल को धरती पुत्र भी माना जाता है और इसको भौम भी बोलते हैं। धरती पुत्र मानते हैं मंगल को और भौम भी बोलते हैं। तो धरती पुत्र मानते हैं तो इसके सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं। मार्स द सन ऑफ लैंड रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि धरती का पुत्र है इसलिए ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। करेज, आपके अंदर कितना साहस है वो भी मार्स से ही पता चलता है। वॉरियर, जितने भी आपके सैनिक होते हैं, योद्धा होते हैं, वॉरियर का मतलब उन्हें भी रिप्रेजेंट करेगा। सोल्जर, सैनिकों को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी को भी मार्स ही रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, ताकत का कारक भी यही है। आपके कॉन्फिडेंस का भी, विश्वास का कारक भी मार्स होता है। ए स्ट्रॉन्ग मार्स कैन हेल्प यू मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे परफॉर्म वेल इन देयर कैरियर। जिनका मार्स स्ट्रॉन्ग होता है वो अपने कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ एक कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं, बाकी कॉम्बिनेशंस में अब आपको बताता हूँ। मार्स कमांडर इन चीफ होता है, किसी भी आर्मी का कमांडर मार्स होता है। तो हमने पहले भी बताया था मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है मार्स। तो मार्स सिग्निफिकेशन है आर्मी और पुलिस में।
किसी भी व्यक्ति का जॉब आर्मी या पुलिस में लगेगा या तो वो किसी तरह की फोर्सेज में होगा, वो हम उसकी कुंडली में मार्स की स्थिति को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। और मार्स मंगल है हिंदी में, तो मांगलिक कार्यों का कारक भी मार्स है। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर, उनका कारक भी मार्स होता है। साथ साथ में रिश्तों में, जैसे कि सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करता है, मंगल मदर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से मार्स ब्रदर एंड सिस्टर्स को, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करेगा, सभी तरह की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। साथ में ही मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है। जनरली जिसकी भी कुंडली में लग्न में मार्स या मंगल बैठा होता है, ऐसा माना जाता है व्यक्ति का थोड़ा एंगर ज़्यादा होगा, उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा होगा। डिक्टेटरशिप को भी ये रिप्रेजेंट करता है। जो लोग डिक्टेटर होते हैं उनका मार्स बहुत स्ट्रांग होता है, उनके अंदर एम होता है, वो किसी की बात जल्दी से मानते नहीं हैं। थेफ्ट या चोरी को भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। ये भूमि पुत्र है, मैंने पहले ही बताया था। डिटर्मिनेशन टू डू साधना, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर साधना करने की डिटर्मिनेशन है। बहुत लोग साधना करने की सोचते हैं, चले जाते हैं, मगर वापस लौट आते हैं। यदि मार्स स्ट्रांग नहीं होगा तो आप साधना नहीं कर सकते या साधना से रिलेटेड कष्ट को भोग नहीं सकते। इसलिए डिटर्मिनेशन टू डू साधना वो भी मार्स ही करता है। फर्दर आपको किसी तरीके का कोई अवार्ड मिलेगा, वो भी मार्स से ही इंडिकेट होगा, या कोई पनिशमेंट मिलेगा। सजा भी मार्स ही दिलवाता है और पनिशमेंट भी, अवार्ड भी मार्स ही आपको दिलवाएगा। इसी तरीके से यूरिनेशन से, मूत्रालय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी के अंदर, वो भी मार्स से ही हम देखते हैं। एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं का कारक भी मार्स होता है, तो एक्सीडेंट भी हम मार्स से देखेंगे। तो ये सभी सिग्निफिकेशंस मार्स के हैं, जो हमें किस तरीके से याद रखने हैं कि हमें एक्सीडेंट से रिलेटेड जब भी कुंडली देखनी हो तो हम उसमें मार्स की स्थिति देखेंगे। किसी नेटिव का देखना है कि इसका जॉब आर्मी में लगेगा या पुलिस में लगेगा, तो उसमें बाकी चीज़ों के अलावा मार्स की स्थिति देखेंगे, क्योंकि मार्स उसका कारक है, कमांडर इन चीफ है। फायर ब्रिगेड में जो लोग काम करेंगे उसके लिए भी हम मार्स देखेंगे, क्योंकि फायर का कारक भी मार्स है। तो इस तरीके से हमें सभी सिग्निफिकेशन मार्स के भी याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे प्लेनेटरी सिस्टम के प्रिंस, राजकुमार। राजकुमार जो होते हैं, प्रिंस जो होते हैं, वो बुध ग्रह होते हैं, मरकरी। तो मरकरी के सिग्निफिकेशंस की बात करेंगे। कुछ एक मैंने सिग्निफिकेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। मरकरी स्पीच का कारक होता है। किसी की अच्छी स्पीच के लिए मरकरी रेस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज कम्युनिकेशन का कारक भी होता है। मतलब स्पीच और कम्युनिकेशन दो अलग चीज़ें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आए तो मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल होंगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। ये बुध देव है, बुद्धि के कारक भी है, नॉलेज और इंटेलिजेंस एंड लॉजिक। नॉलेज भी बुध कारक हैं उसके। इंटेलिजेंट, कौन आदमी कितना बुद्धिमान है, उसके कारक भी मरकरी है या बुध है। लॉजिक, हम किसी भी चीज़ को समझ पाए हैं, उसके कारक भी मरकरी हैं। मैथमेटिशियन कोई बहुत बड़ा बनना चाहता है तो उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियर बड़ा बनना चाहता है तो उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक को समझने के लिए भी बुध कारक होता है। स्टूडेंट की लाइफ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बुद्धि का कारक है, नॉलेज का कारक है और लॉजिक का कारक है। जिसका मरकरी स्ट्रांग होता है वो पर्सन बाहर के लोगों, बहुत तो इंटेलिजेंट होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है, बाहर के लोगों को सारी बातें बताता है और इजीली समझा सकता है। अब कुछ और मैं इसके कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बताता हूँ जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, बुद्धि का कारक होता है। ये प्रिंस है, देखिए, और ये यूथ का कारक भी होता है। जिन लोगों को देखकर आपको लगेगा कि इसकी एज इतनी कम है और मगर आपको बाद में पता चलता है उसकी एज बहुत ज़्यादा है, उसका कारक भी बुध है। ये यंगनेस का कारक है। कोई कितना यंग होगा, उसकी कुंडली के अंदर देखने में कैसा लगेगा, यूथफुल होगा या नहीं होगा, वो उसकी कुंडली में बुध की स्थिति से पता चलता है। कलर्स में ग्रीन कलर का कारक है। आपने सुना होगा जिसकी भी बुध पीड़ित होता है, लोग उसको ग्रीन कलर के कपड़ों के बारे में बता देते हैं, या बुधवार को हरे कपड़े पहनने चाहिए। उसका रीज़न है बुध ग्रीन कलर का कारक होता है। रिश्तों में जैसे हमने कहा, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है,
और मार्स या मंगल छोटे बहन भाई का कारक है। मरकरी उसी तरीके से कज़न और मैटरनल अंकल का कारक होता है। कज़न जितने भी हैं आपके परिवार में, जो भी बुआ चाचा चाची के बच्चे हैं, उनका कारक बुध है। साथ में आपके मामा वगैरह सभी का कारक बुध होता है। एजुकेशन का कारक है, अभी मैंने बताया था। इंटेलेक्ट का कारक है, साथ में बिजनेस का कारक भी होता है। बुध से स्ट्रोंग होगा तभी पर्सन को पता चलेगा कि बिजनेस किस तरीके से किया जाए। आप बिजनेस लेकर बैठ गए मगर आपको सही तरीके से करना नहीं आता तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट की बजाय लॉस होने लग जाएंगे। और इसलिए ये बिजनेस का कारक है, ये पर्सन को बताता है हाउ टू डू द बिजनेस। कॉमर्स का कारक है। और जो हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का कारक भी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बुध का स्ट्रोंग होना जरूरी है, क्योंकि लॉजिक तभी लगेगा जब बुध स्ट्रोंग होगा, और बगैर लॉजिक के एस्ट्रोलॉजी कर नहीं सकते। जितने भी आप देखते हो आजकल बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो भाषण देते हैं, इधर उधर लोगों को बातें समझाते हैं, उसका कारक भी बुध होता है। राइटिंग का कारक भी, जो लिखते हैं उसका कारक भी बुध होता है। और यंत्र और तंत्र जो हम यूज करते हैं, यंत्र और मंत्र जो बताते हैं, जैसे हम रेमेडीज बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर जनरली बताते हैं कि ये मंत्र यूज करिए, यंत्र यूज करिए, उसका कारक भी मरकरी होता है। फाइन आर्ट्स आजकल एक सब्जेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, फाइन आर्ट्स का कारक भी यही होता है। पत्रकारिता या जर्नलिज्म का कारक भी बुध है, क्योंकि स्पीच भी आ जाती है इसमें, राइटिंग भी आ जाती है और माइंड भी आ जाता है। इसलिए पत्रकारिता के लिए आज के टाइम पर ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसका कारक भी बुध देव होते हैं। पेपर इंडस्ट्री के कारक भी बुध देव होते हैं, पेपर को भी रिप्रेजेंट करते हैं बुध देव। तो बुध देव या मरकरी इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। इसके बाद यदि डिजीज़ में आपको देखना हो तो मैं साथ साथ सभी चीज़ों से रिलेटेड डिजीज़ बताता जा रहा हूँ। जैसे मैंने सन से रिलेटेड आपको बताया था कि बॉन्स, आइज या बाल्डनेस ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से मून से रिलेटेड ब्लड सर्कुलेशन या आपका अल्सर्स एटसेट्रा को रिप्रेजेंट करता है। मार्स यूरिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताएगा। मरकरी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएगा। इम्पोर्टेंसी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। नपुंसक प्लेनेट है तो मरकरी इम्पोर्टेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी शुक्र वगैरह के साथ आ जाएगा ये, तो वो इम्पोर्टेंसी को इंडिकेट करेगा। तो मैरिज के लिए इसलिए मरकरी को भी देखा जाता है कि पर्सन के अंदर वाइटलिटी है या नहीं, मैरिड लाइफ में वो सुखी रह पाएगा या रख पाएगा या नहीं, उसके लिए हम मरकरी को देखते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अभी दर्शकों हमने बात की 4 ग्रहों की बात की, अब हम 5वें ग्रह पर आ जाते हैं। ये गुरुदेव हैं, जिन्हें जुपिटर कहते हैं, उन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है। कुंडली के अंदर सभी ग्रहों में इन्हें सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, बेनिफिक ग्रह माना जाता है, बेनिफिक प्लेनेट बोलते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कौन से बेनिफिक हैं, कौन से मेलिफिक हैं। तो गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी नेटिव की लग्न के अंदर गुरुदेव बैठ जाते हैं या लग्न को एस्पेक्ट कर लें, तो उस नेटिव की जिंदगी में हर जगह वो उसका बचाव करते हैं और उसकी कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ये विजडम या बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म के प्रति आपका कैसा लगाव है, रिलीजियस है या नहीं है, इसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जुपिटर किसी भी पर्सन को रिलीजियस बनाने में हेल्प करते हैं। नॉलेज के कारक भी है, ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान का भंडार होता है। जिनका जुपिटर अच्छा होता है वो सर्वज्ञानी होते हैं लोग। बुद्धिमत्ता या विजडम का कारक भी जुपिटर ही है, कि आपके अंदर कितनी विजडम है। तो जितना स्ट्रॉन्ग जुपिटर होता है, लोग उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, धार्मिक और क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव चीज़ों में उनका ध्यान होता है। जिनकी लग्न का लॉर्ड बुध बृहस्पति या गुरु होता है या जुपिटर होता है, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। आइडियलिस्टिक होते हैं, वो जल्दी से अपने सिद्धांतों से दूर हटते नहीं हैं इजीली, इसलिए उनको आइडियलिस्टिक बोलते हैं। बुध एक्चुअली टीचिंग और प्रीचिंग का कारक भी होता है। जिनका बुध स्ट्रोंग होता है वो अच्छे टीचर भी होते हैं और प्रीचर भी होते हैं, दूसरों को सही एडवाइस देते हैं। यदि वो
लॉ की तरफ चले जाएं तो जिनका बुध जुपिटर स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग एक बहुत अच्छे जज बनते हैं, क्योंकि बुध धर्म का कारक है। तो इनको धर्माधिपति बोलते हैं, बुध धर्म का कारक है। तो ऐसे लोग जिनका बुध, मैं गलत बोल रहा हूँ, जुपिटर धर्म का कारक है। तो ऐसे लोग जिनका जुपिटर स्ट्रांग होगा वो एक बहुत बड़े जज बनेंगे। साथ में अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं वो, क्योंकि विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है। बगैर नॉलेज और विजडम दोनों के कॉम्बिनेशन के बगैर कोई एस्ट्रोलॉजर बन नहीं सकता। यदि किसी के 10वें भाव में गुरु हो या जुपिटर हो तो वो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएबल होता है। ऐसा पर्सन जिसके 10वें भाव के अंदर गुरु होता है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक और सोशल वर्क में लग जाता है, लोगों की मदद करने की उसकी टेंडेंसी होती है, आदत होती है। एक फीमेल नेटिव के लिए, महिलाओं के लिए गुरु उसके पति का कारक भी माना जाता है। जनरली हम महिलाओं की कुंडली में गुरु को देखते हैं। यदि उसके पति के लिए देखना है तो हम गुरु की स्थिति देखेंगे। वैसे शुक्र की स्थिति या वीनस की पोजीशन भी देखी जाती है, मगर फीमेल नेटिव के लिए गुरु को उसके हस्बैंड का कारक माना जाता है। ये बच्चों का कारक भी है कुंडली के अंदर। आपको यदि चिल्ड्रन या बच्चे देखने हैं किसी भी नेटिव के तो उसका कारक भी जुपिटर होता है। जैसे हमने बाकी रिश्तों की बात की तो जुपिटर आपके गुरु और बच्चों का कारक होता है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, इसी तरीके से ये बच्चों का कारक होता है। सेक्रीफाइस, किसी भी पर्सन के अंदर सेक्रीफाइस करने की कैपेबिलिटी भी गुरु ही दिलाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं समाज में जो अपने काम छोड़कर दूसरों का काम पहले करते हैं। आप एक लाइन में लगे हुए हो तो जिसका गुरु स्ट्रांग होगा वो, आप यदि पीछे खड़े हैं तो आपको कहेगा कि आप आगे आ जाइए, मैं आपके पीछे खड़ा हो जाता हूँ, आपको जल्दी है। तो ये सब गुरु ही करवाता है, तो वो सेक्रीफाइस का कारक भी है। तो अब हम बात करेंगे प्लेनेटरी सिस्टम के नेक्स्ट प्लेनेट शुक्र देव की। तो शुक्र को राक्षसों का गुरु भी माना गया है। तो शुक्राचार्य का नाम हमने सबने सुना होता है, तो वही शुक्रदेव हैं जिन्हें वीनस हम बोलते हैं। तो वीनस के जो यहाँ पर सिग्निफिकेशंस हैं, वीनस और चंद्रमा को जनरली महिला या फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ये सॉफ्ट या मृदु प्लेनेट होते हैं। तो वीनस भी चंद्रमा जैसे लव का कारक है, वीनस भी लव का कारक है, रोमांस का कारक भी है, ये रिलेशनशिप का कारक भी है। अपोजिट सेक्स से, एक पुरुष का महिला और महिला का पुरुष से जो रिलेशन होता है उसका कारक भी शुक्र या वीनस होता है। ब्यूटी, खूबसूरती का कारक भी है ये। इंटीमेसी का कारक भी है, दो लोगों के बीच में जो इंटीमेसी होती है अपोजिट सेक्स में, उसका कारक भी वीनस होता है। रिलेशनशिप, पैशन इन द रिलेशनशिप, आपकी किसी से रिलेशनशिप है, उसके अंदर कितना पैशन है, आपके अंदर कितनी गहराई है, आप डीपली उसको लाइक करते हो या नहीं लाइक करते हो, वो भी शुक्र इसी का कारक होता है। स्ट्रॉन्ग वीनस ब्रिंग्स लव एंड हार्मोनी इन द रिलेशनशिप। जिसका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है उन लोगों की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे उनके मधुर संबंध होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। साथ में ही शुक्र लग्जरी का कारक है। आज के ज़माने में जो भी लग्जरी हैं उन सभी का कारक शुक्र होता है। जिसका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है उसको 64 कलाओं में परिपूर्ण माना जाता है। 64 कलाएं मानी जाती हैं एक इंसान के अंदर, उन सभी में परिपूर्ण माना जाता है। वीनस सेक्स लाइफ का कारक भी है। साथ में ये वीनस ऑल्सो, यदि बर्थ होती हो दिन के समय पर तो वीनस को हम माँ का कारक भी मानते हैं। रात्रि के समय बर्थ होती है तो चंद्रमा को माँ का कारक माना जाता है। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती हैं, जैसे डांस हो गया, ड्रामा, सिंगिंग, लिटरेचर, पोइट्री, होटल इंडस्ट्री, ये सभी, या डिवोशनल सिंगिंग जो भक्ति संगीत गाते हैं, इन सभी का कारक भी शुक्र ही होता है, वीनस ही होता है। बड़े बड़े कंप्यूटर, बिग कंप्यूटर्स का जो कारक है, छोटे कंप्यूटर्स का नहीं, जो बड़ी कंप्यूटर्स हैं, ये जो ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करते हैं आजकल कंप्यूटर में, उनका कारक भी शुक्र ही होता है। तो अभी हमने बात की थी शुक्रदेव किन किन चीज़ों का कारक है। अब इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट हम आते हैं सैटर्न या शनिदेव पर।
तो सैटर्न, जैसे जुपिटर आपके धर्माधिपति थे, सैटर्न कर्माधिपति हैं, कर्म के कारक हैं। कर्म का फल देने की जिम्मेवारी शनि को दी हुई है, इसीलिए लोग शनि से डरते हैं। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में गलत कर्म नहीं किए हैं नोइंगली, उसको शनि देव से डरने की जरूरत नहीं होती। तो प्लेनेटरी सिस्टम के जज हैं शनि। आपने कैसे काम किए हैं उनको बिल्कुल वैसे ही फल आपको देने की जिम्मेदारी शनि की होती है। तो इसलिए इसकी 7.5 पीरियड को बहुत क्रूशियल माना जाता है। सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ कर्मा एंड जस्टिस, तो ये न्याय और कर्म के स्वामी होते हैं। तो कार्मिक प्लेनेट है। यदि आपने पास्ट जन्म में जो भी गलत काम किए हैं, इस जन्म में उनकी सजा या पनिशमेंट देने का काम शनि को दिया हुआ है, एज पर योर कर्मा। अच्छे कर्म दिए किए हैं आपने तो फल भी शनि देव ही देंगे। ये तो एक बात हुई। अब इसकी दूसरी बात है, शनि को जनरली अशुभ ग्रह माना जाता है। उसका रीजन क्या है कि जिंदगी में जितनी भी ट्रबल्स या परेशानी है, सोरो मीन्स दुख है, ओल्ड एज, फिजिकल प्लेजर से विड्रॉ करता है ये आपको, मतलब वैरागी की तरफ लेके जाता है शनि भी। फर्दर ओल्ड मैन सोसाइटी के जितनी भी हैं वो शनि ही रिप्रेजेंट करता है उनको। सर्वेंट्स इन द फैमिली, लेबर क्लास जितनी भी है, घर में जो भी नौकर या जिन्हें सेवक बोल सकते हैं, उन्हें भी सैटर्न ही रिप्रेजेंट करता है। यदि बर्थ रात के समय में हो, नाइट के टाइम पर, तो ये फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। डे टाइम में बर्थ हो तो सूर्य या सन फादर का कारक है, और रात के समय में बर्थ हो तो शनि फादर का कारक होता है। मासेस, पूरी पब्लिक का कारक भी शनि ही होता है। लोअर क्लासेस, कास्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, लोअर क्लासेस को भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। काल को, जिसे हम काल बोलते हैं, जिससे जिंदगी छीन लेता है जो किसी की, उसको भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। व्हील ऑफ टाइम, समय का जो पहिया है, काल चक्र, उसको भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। शनि यदि किसी का खराब है तो वो उसको हमेशा परेशानियों से बाहर निकलने नहीं देगा। एक परेशानी जाएगी, दूसरी परेशानी आ जाएगी, और शनि से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। मगर शनि यदि आपका मार्स के साथ लिंक हो जाए तो वो एक पर्सन को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना देता है। शनि जिनका स्ट्रांग होता है वो प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों के ऊपर राज करते हैं, पब्लिक से कनेक्ट होता है उनका। तो जो लोग बहुत सोसाइटी में काम करते हैं, पॉपुलर होते हैं, उनका भी शनि स्ट्रांग होता है। अब हम अगले प्लैनेट की बात करेंगे, वो है राहु देव। तो राहु और केतु शैडोई प्लैनेट हैं, स्काई में कहीं दिखाई नहीं देते। ये ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। राहु रिप्रेजेंट नेम एंड फेम एंड इल्यूजन ऑल्सो। नेम और फेम को तो रिप्रेजेंट करता ही है, मगर इल्यूजन मतलब छल, आपके मन के अंदर भ्रम क्रिएट करता है। ये आपको वस्तु स्थिति, एक्चुअल सिचुएशन का पता नहीं लगने देता। आप भ्रमित रहेंगे, राहु भ्रम क्रिएट करता है। वर्ल्डली डिजायर का भी प्लैनेट है, आपके अंदर इच्छाएं क्रिएट करता रहेगा नई नई तरीके की। मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा। जिसका राहु लग्न में होता है वो पर्सन मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है ऑलवेज, या राहु मैनिपुलेटिव बनाता है एक पर्सन को, ऐसा कह सकते हैं। जिनका राहु स्ट्रांग होता है वो लोग ज़्यादातर आपका सोशल मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर में ज़्यादा लगे रहते हैं। राहु आपको उस डायरेक्शन में भी धकेलता है। ये शैडो प्लेनेट है, इसलिए मिस्टेरियस भी बनाता है पर्सन को। ऐसे पर्सन के बारे में दूसरे लोगों को ज़्यादा पता नहीं लगता। जैसा मैंने कहा, वो मैनिपुलेटिव होते हैं, चीज़ों को बदलते हैं, अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। पर्सन को बहुत एम्बिशियस बना देता है राहु। जो चीज़ है उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती और उसके अंदर एम्बिशंस क्रिएट हो जाती हैं। एक चीज़ उसने गेन की तो वो सोचेगा मैं इससे बड़ी चीज़ गेन करूं। साथ में ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ओवर कॉन्फिडेंट है, इसीलिए बोलते हैं इसको इल्यूजन। उसको सही सिचुएशन का पता ही नहीं लगने देगा और बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और वो एंड में फंसेगा भी। उसका एटीट्यूड सही नहीं होता। राहु जिसका स्ट्रांग होता है, या राहु खराब एटीट्यूड करने में भी हेल्प करता है। अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। सोसाइटी में जो लोग अलग से चलते हैं,
नॉर्मल जो बिहेव नहीं करते, जिनके सारे काम अलग तरीके के होते हैं, वो राहु ही उनका कारक होता है। आउट ऑफ लाइन ले जाएगा, जैसे और लोग जैसा कर रहे हैं वो वैसा नहीं करेगा, कुछ और ही करेगा। ट्रेडिशन से बाहर जाएगा। घर में कुछ ट्रेडिशन है, परिवार में कुछ ट्रेडिशंस हैं, तो राहु वाला व्यक्ति ट्रेडिशन से बाहर जाएगा। ये पॉइजन का कारक है। स्नेक, सर्प का कारक भी राहु होता है। एयर होस्टेस जो होती हैं उनका कारक भी राहु है। कंप्यूटर टेक्नीशियंस जो होते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, आर्किटेक्चर जो होते हैं उनका कारक भी यही होता है। जो एरोप्लेन पायलट्स, इंजीनियर्स का कारक भी राहु होता है। फॉरेन ट्रैवलर्स जितने भी आते हैं उनका कारक भी राहु होता है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं ऐसे लोग, राहु वाले लोग अपनी बातें बाहर बताते रहते हैं बड़ा चढ़ाकर। पिलग्रिमेज में भी जाएंगे, यदि वो तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो वो दिखाने के लिए ज़्यादा जाएंगे बजाय इसके कि वो इंटरनली कुछ सोचते हों। तो वो स्पिरिचुअल जो भी होंगे वो दिखाने के लिए ज़्यादा होंगे, एक्चुअल में इंटरनली उतने स्पिरिचुअल राहु वाले लोग नहीं होते। रिश्तों में दादा दादी का कारक होता है। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अपने पिताजी के मदर एंड फादर का कारक राहु होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे लास्ट और 9th प्लेनेट इन द प्लेनेटरी सिस्टम, वो है केतु। तो केतु रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक थिंग। तो राहु का मैंने बताया था वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ धकेलता है, तो केतु उनसे दूर लेकर जाता है। केतु मोक्ष का कारक भी माना जाता है। डिटैचमेंट मीन्स मोक्ष। आपको चीज़ों से डिटैच होना है तो उसमें केतु रेस्पॉन्सिबल होता है। जो लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, 70-80 ईयर के हो जाते हैं, फिर भी परिवार में लगे रहते हैं, कमाने में लगे रहते हैं, तो उनका वो राहु स्ट्रोंग होगा। यदि केतु स्ट्रोंग होगा तो एक लिमिट के बाद वो लोग डिटैच हो जाएंगे और धार्मिक कार्यों में या इस तरीके की चीज़ों में लगे रहेंगे। ये भी शैडो प्लैनेट है, तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। तो एक और इसका काम होता है, मिस्टेरियस होते हैं जिनका केतु स्ट्रोंग होता है, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। जैसे मैंने कहा था कि राहु एक्सट्रोवर्ट बनाता है, ये इंट्रोवर्ट बनाता है पर्सन को। किसी के सामने अपनी कोई भी चीज़ें बताने की कोशिश नहीं करेगा, और जो भी डिज़ायर हैं उन्हें एक कम करता है। राहु डिज़ायर्स बढ़ाता है तो केतु डिज़ायर्स को कम करता है। फर्दर केतु कारक है मेडिकली अननोन प्रॉब्लम्स के लिए। ऐसी प्रॉब्लम जिनका हमें पता नहीं है और वो एकदम से कभी भी अपीयर हो जाएंगी, तो उन सभी का कारक केतु होता है। मिस्ट्री का भी कारक है, हम कोई भी चीज़ छुपा कर रखते हैं उसका कारक भी केतु होता है। रिश्तों में नाना नानी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने सभी नवग्रहों के सिग्निफिकेशंस की बात की थी। आपको सभी 12 भावों के सिग्निफिकेशंस भी याद होने चाहिए, रफली आइडिया होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए। सभी 9 प्लैनेट्स के भी बेसिक सिग्निफिकेशंस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट किन भावों को रिप्रेजेंट करता है, किन रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। भावों को तो क्या, हम रिश्तों की ज़्यादा बात करेंगे, और कौन कौन सी खास चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इन सभी को नोट करके याद रख लें। आपको यदि किसी भी तरीके के कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।